आज हम विज्ञान भारती कक्षा 7 अभ्यास कार पुस्तिका में इकाई 16 प्रकाश के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्रों के नाम लिखकर उन्हें दीप्त एवं अदीप्त वस्तुओं में वर्गीकृत कीजिए। तो पहले इन चित्रों के नाम लिखने हैं, जैसे ये किताब है, ये चंद्रमा, ये मोमबत्ती, ये तारे, सूर्य, लैंप, मेज, माचिस। अब इन्हें दीप्त एवं अदीप्त में वर्गीकृत करना है। तो दीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मोमबत्ती में स्वयं का प्रकाश होता है, तारों में स्वयं का प्रकाश होता है, सूर्य में स्वयं का प्रकाश होता है, माचिस में जब दिया सलाई जलाई जाती है तो प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इनमें स्वयं का प्रकाश है ना। तो वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, ऐसी वस्तुओं को दीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो दीप्त वस्तुएं कौन सी हो जाएंगी? मोमबत्ती, तारे, सूर्य, ये वाला लैंप, इसमें बल्ब जलता है ना, लैंप हो जाएगा, और माचिस, ये दीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। अब अदीप्त किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, ऐसी वस्तुओं को अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे किताब, यहां पे चंद्रमा अदीप्त वस्तु है, आपको चमकता हुआ जरूर नजर आता है, लेकिन यह सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। आप ऐसे समझ सकते हैं, जो दर्पण होता है जिसमें अपन शकल देखते हैं, है ना, तो उसमें तो अंधेरे में लग तो कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन जब उसमें प्रकाश पड़ता है तो वो प्रकाश को परावर्तित करता है। समझ गए ना आप लोग? तो यहां में चंद्रमा में स्वयं का प्रकाश नहीं है, ये सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित है। ठीक है, तो चंद्रमा अदीप्त वस्तु में आएगा। इसी तरह मेज किस में आएगा? अदीप्त वस्तुओं में आएगा। तो चंद्रमा, किताब और मेज अदीप्त वस्तुएं हो जाएंगी। तो वर्गीकृत लिख दिया, दीप्त वस्तु में मोमबत्ती, तारे, सूर्य, लैंप, माचिस, अदीप्त वस्तु में किताब, चंद्रमा, मेज। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या 2, किरण पुंज के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, समांगी पारदर्शी माध्यम में एक ही दिशा में गति करने वाले प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट कहते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए चित्रों को देखकर पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी में वर्गीकृत कीजिए। तो पारदर्शी किसे कहते हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाता है, जिसके अपन आर पार देख सकते हैं, है ना, ऐसी वस्तुओं को पारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे कांच हो जाएगा, स्वच्छ जल हो जाएगा, इसके अपन आर पार देख सकते, प्लास्टिक की पतली पन्नी उससे भी आर पार देख सकते हैं, है ना, तो ये पारदर्शी वस्तु हो जाएगी। तो यहां पारदर्शी वस्तु जैसे चश्मा है, तो चश्मे में लेंस होते, इसके आर पार देख सकते हैं। ये कांच की बोतलें या प्लास्टिक की बोतलें हैं, है ना, ये कांच का ग्लास है, इसके भी आर पार दे सकते हैं, तो ये पारदर्शी हो जाएगा। ठीक, अब अपारदर्शी क्या हो जाएगा? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल आर पार नहीं निकल पाता है, बिल्कुल नहीं निकल पाता है, जिसके आर पार बिल्कुल भी नहीं देख सकते, ऐसी वस्तुओं को अपारदर्शी कहते हैं। जैसे चम्मच हो जाएगी, सेब के आर पार नहीं देख सकते हैं, ये गत्ते का डिब्बा, इसके आर पार नहीं देख सकते हैं, किताब के आर पार नहीं देख सकते, है ना, ये दरवाजा के आर पार नहीं देख सकते हैं, मेज हो गया, है ना, तो ये क्या हो गई? अपारदर्शी वस्तु हो गई। यहां पर कोई पारभासी का उदाहरण नहीं दिया गया। पारभासी क्या कहलाती हैं? ऐसी वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बहुत कम मात्रा में, यानी आंशिक मात्रा में निकल पाता है या गुजर पाता है, तो ऐसी वस्तुओं क्या कहते हैं? पारभासी कहते हैं। जैसे कांच को जब घिस दो तो पारभासी बन जाता है। कागज में तेल लग जाए तो तेल लगाओ कागज भी पारभासी में आता है। ठीक है, ट्रेसिंग पेपर होता है, तो ये किसमें आते हैं? पारभासी में आते हैं। ठीक, जिनसे होकर प्रकाश का केवल बहुत कम भाग यानी आंशिक भाग ही बाहर निकल पाता है, ऐसी वस्तुओं को पारभासी वस्तुएं कहते हैं। प्रश्न का 4 है, क्या आप पूरी तरह अंधेरे कमरे में रखे दर्पण को देखने में सक्षम हैं? यदि हां तो क्यों? यदि नहीं तो क्यों? तो अंधेरे में जो दर्पण रखा हो उसको नहीं देखने में सक्षम नहीं है, क्यों? क्योंकि दर्पण में स्वयं का प्रकाश थोड़ी ना होता है। समझ रहे हैं ना? तो इसमें उत्तर है नहीं, देखने में सक्षम नहीं, अंधेरे कमरे में दर्पण को नहीं देख सकते हैं।
क्योंकि दर्पण को हम तभी देख पाते हैं जब उससे परावर्तित होकर प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है। प्रश्न का 5वां है, समांतर, अपसारी और अभिसारी किरण पुंजों के बारे में अपनी जानकारी के अनुसार दिए गए स्थानों को भरिए। तो जिस किरण पुंज की प्रत्येक किरण एक दूसरे के समांतर होती है, ऐसे किरण पुंज को या ऐसे प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अब यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर प्रकाश की किरणें आकर एक बिंदु पर मिल रही हैं, है ना, यहां पर, तो ये क्या कहलाएगा, अपसारी प्रकाश किरण पुंज। यहां पर अपसारी प्रकाश किरण पुंज बनाना। अपसारी में क्या होता है, जिस प्रकाश किरण पुंज की प्रत्येक किरण किसी बिंदु से फैलती हुई प्रतीत होती है, यहां पर मिल रही है, यहां पर क्या हो, ये एक बिंदु है और यहां से प्रकाश किरण क्या फैलेगा, फैलती हुई प्रतीत होती है, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगला ये भी जान, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से परावर्तित होती है तो वही कोण बनाते हुए वापस आती, जिसे कोण से वह सतह से टकराती है, ये क्या है, अभिलंब है ना, इस सतह के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। ये आपतित किरण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है इसको बोलते हैं आपतन कोण, आई से लिखते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच ये जो कोण बनता है इसे परावर्तन कोण कहते हैं, आर। ठीक, तो परावर्तन के दो नियम है। पहला नियम, आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होती है, और दूसरा है आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यहां पे यही कह रहा है कि आपतन कोण एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर है। स्केल का प्रयोग करके निम्नलिखित किरण आरेखों को पूरा कीजिए। यहां पर ये वाला जो कोण दिया 45 अंश का दिया, तो जो परावर्तित किरण जाएगी वो भी कितने अंश की जाएगी, 45 अंश की जाएगी। अभिलंब, ये आपतित किरण और अभिलंब है, तो ये बनने वाला कोण कितना दिया, तो बनने वाला कोण नाप लेते हैं कितने अंश का है। तो देखो यहां पर ये वाला बिंदु है ना, यहां पर आएगा, यहां पर, तो यहां पे इस तरह का इसको कोण कहां से नापेंगे, 10, 20, 30, 40, 50, और ये 50 से ज्यादा हो गया है ना, तो जितना कोण ये बनेगा उतना कोण अपन को बनाना है, तो 50 से ज्यादा बनाएंगे, क्योंकि आपतन कोण का मान कितना परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसको आगे तब बढ़ाएंगे तो कितने इसका कोण बने, इसको देखते हैं जरा। तो ये जो कोण बन रहा है यहां से नापे 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54 अंश का बन रहा है ना, 54 डिग्री का। तो यहां 54 डिग्री बनाए, 10, 20, 30, 40, 50 और 4, 54, ये ठीक। तो आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, 45 नहीं, ये 54 डिग्री है, कितना है, 54 डिग्री। ठीक, अब इस वाले कोण को देखेंगे, ये कोण अपन कितने अंश का, 30 अंश का दिया है ना, ये जो 30 डिग्री एग्जैक्ट है, तो यहां भी 30, 10, 20, 30, कोण कहां से, यहां से। अब यहां पे ये परावर्तित किरण गई है ना, तो यहां से आपतित किरण बनेगी, तो ये कौन सी किरण होगी, आपतित किरण। ये कोण 30 अंश का, तो ये वाला कोण भी 30 अंश का बनेगा। अब यहां पर ये कोण 10 अंश का है ना, आपतित कोण 10 अंश का है, ये आपतन कोण है, तो परावर्तन कोण भी 10 अंश का बना देंगे। देखिए इसको नापेंगे, है ना, ये है, ये यहां पर आ रहा है इस तरह, तो यहां पर ये वाला बिंदु यहां पर आएगा, तो ये जो कोण जा रहा है ये 10 से कुछ ज्यादा जा रहा है ना, लगभग ये 15 डिग्री है, कितना है, 15 डिग्री, तो यहां 15 डिग्री का कोण बनेगा, तो 10 और 5, 15, 10 और 5, 15, तो ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये कोण 15 अंश का है, तो 15 अंश का ये परावर्तन कोण भी होगा, क्योंकि आपतन कोण का परावर्तन कोण के बराबर होता है। अविलंबवत आपतन के लिए यही अविलंब है, यह आपतित किरण है, तो बनने वाला कोण 0 अंश का है, तो परावर्तन कोण भी कितने अंश के, 0 अंश का बनेगा। ठीक, फिर अगला है, आओ करके सीखें। एक पतली कड़ी पन्नी लें तथा उसकी सहायता से नीचे दिए प्रयोगों को करिए।
सातवें का आ है, पन्नी जब समतल और चिकनी हो तब इस पर प्रकाश डालिए और बताइए आप क्या देखते हैं। तो इस तरह के प्रयोग आप करके देखिएगा, ठीक है। एक चिकनी समतल पन्नी लेनी है, उस पर प्रकाश डालेंगे तो क्या होगा, तो प्रकाश परावर्तित होगा, तो उसका प्रतिबिंब देखते कैसा बनता है। तो जब प्रकाश समतल पारदर्शी चिकनी पन्नी पर डाला जाता है तो पर्दे पर हमको चमकीला धब्बा दिखाई देता है, अर्थात परावर्तन कैसा होता है, नियमित होता है, ठीक है। यदि पारदर्शी पन्नी होगी तो उसके प्रकाश आर पार निकल जाएगा, ठीक। फिर क्या है, अब पन्नी को अच्छी तरह मोड़कर मुट्ठी में बंद करके सिकोड़ लें, फैलाएं, और जब इस पर प्रकाश डाले आप क्या देखते, पन्नी को सिकोड़ दिया ना, तो सिकोड़ने से क्या हो गया, उबड़ खाबड़ हो जाएगी, तो जो जो सतह है वो समतल नहीं रह पाएगी ना, और जब सतह समतल नहीं रहेगी तो परावर्तन कैसा होता है, अनियमित परावर्तन होता है। तो जब प्रकाश इस तरह की पन्नी मतलब जिसको मोड़कर मुट्ठी बंद करके सिकोड़ दिया गया फिर फैलाया गया है, तो इस तरह की पन्नी पर डाला जाता है तो वह सभी दिशाओं में फैल जाता है, तब होने वाला परावर्तन अनियमित प्रकार का होगा। फिर अगला है, इस प्रयोग से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं अपने शब्दों में लिखिए। तो जब परावर्तन समतल एवं चिकने तल से होता है तब वह नियमित होता है, खुरदरे तल से होने वाला परावर्तन अनियमित होता है। अनियमित परावर्तन के कारण ही प्रकाश सभी जगह में फैल जाता है एवं हम वस्तुओं को कमरे के अंदर भी देख पाते हैं। प्रश्न के 8 है, आओ करके सीखें दो समतल दर्पण लें, उनको एक दूसरे के समांतर रखें। एक समतल दर्पण हमने ये ले लिया, दूसरा समतल दर्पण ये ले लिया। दर्पण कैसे बनेगा, इसके पीछे अपन ने पॉलिश कर दी। अब इन दोनों के मध्य एक जलती हुई मोमबत्ती या कोई वस्तु रखें। तो एक जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं इन दोनों के मध्य, इसकी लौ बना दे कुछ इस तरह ना, तो ये जलती हुई मोमबत्ती रख दी। आप इस मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं। अब जैसे ये मोमबत्ती, तो इसका प्रतिबिंब इसमें बनेगा, इस वाले दर्पण में बनेगा, है ना। अब इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो इस वाले दर्पण के लिए वस्तु का काम करेगा, तो इस दर्पण का प्रतिबिंब, इस मोमबत्ती का प्रतिबिंब जो यहां बना था वस्तु काम किया, इसका प्रतिबिंब यहां बना। इसी तरह इसमें जो प्रतिबिंब बना था इस वाले दर्पण के, वो वस्तु का काम करेगा, तो इसका प्रतिबिंब यहां बनेगा। इसी तरह प्रतिबिंब, एक प्रतिबिंब दूसरे के वस्तु का काम करेगा और उसके बहुत सारे प्रतिबिंब बनते रहेंगे। यानी कि जब दो समतल दर्पण के बीच कोई वस्तु रखी जाती है तो उसके अनगिनत या अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, है ना। बहुत सारे बनते हैं जिसको अपन गिन नहीं पाते, इसलिए अनगिनत, है ना। तो कितने प्रतिबिंब देख पाते हैं, अनगिनत या अनंत प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, क्योंकि अपन इन प्रतिबिंबों को गिन नहीं पाते कितने बन रहे हैं, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।